नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 4th के ईवीएस। जो पिछली वीडियो में हमने 1, 2, 3, 4th और 5th तक का क्लास ले चुकी हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे 6th और 7th। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और यहाँ से सीके के लिए हर बार एग्ज़ाम में 2, 4, 10 नंबर आना ही आना है, आता ही हर बार आता है। तो बहुत मेन टॉपिक पे फोकस करते हुए हम आज से क्लास शुरू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। पार्ट 6 है ओमना का सफ़र। ओमना और उसकी पक्की सहेली राधा बहुत खुश थीं। वे साथ साथ ट्रेन से केरल जो जा रही थीं। ओमना जा रही थी अपनी नानी के घर और राधा अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने। ओमना के अप्पा ही गए थे दोनों परिवारों के लिए टिकट बुक कराने। जो ओमना के पापा थे वो दोनों लोगों के लिए टिकट बुक कराने वही गए थे, ओमना के पिताजी गए थे। सफ़र से 2 दिन पहले ही राधा साइकिल से गिर गई और उसके दाएं पैर की हड्डी टूट गई। डॉक्टर ने 6 हफ्तों के लिए उसकी दाईं टांग पर प्लास्टर चढ़ा दिया और चलने फिरने के लिए भी मना कर दिया। राधा के परिवार को अपनी टिकट रद्द करानी पड़ी। राधा और ओमना बहुत उदास हो गई। कितनी तैयारी की थी दोनों ने मिलकर। राधा की माँ ने एक उपाय सुझाया। उन्होंने ओमना से कहा, तुम अपने पूरे सफ़र की बातें डायरी में लिखती रहना। जब तुम वापस आओगी तब राधा तुम्हारी डायरी पढ़ लेगी। इससे तुम कोई बात भूलोगी नहीं और सफ़र में तुम्हारा समय भी अच्छा बीतेगा। देखिए, इतनी गहरी दोस्ती थी ओमना और राधा में कि वो जाना नहीं चाहती थी और जाना भी ज़रूरी था। टिकट हो चुका था, सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। तो उन्होंने उनकी माँ ने एक प्लान की, एक डायरी बना करके सारी डिटेल्स उसमें नोट कर लेंगे। दोनों सहेलियों को यह बात अच्छी लगी। ओमना ने सफ़र में अपने साथ एक कॉपी रख ली और रास्ते की सभी बातें लिखती रही। ओमना की डायरी के कुछ पढ़ने तुम भी पढ़ो। ओमना की डायरी 16 मई। स्टेशन का ये चित्र दिखाया गया है। दोपहर का समय था। स्टेशन पर पहुंचते ही हमने सबसे पहले अपने नाम रिजर्वेशन चार्ट में देखे। जल्दी ही ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची। हमने देखा कि ट्रेन तो पहले से ही भरी हुई थी। आज सुबह सुबह ही यह ट्रेन गांधीधाम कक्ष से चली थी। ट्रेन के पहुंचते ही हलचल सी मच गई। एक ही दरवाजे से कुछ लोग उतर रहे थे तो कुछ चढ़ने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। हम भी जैसे तैसे चढ़ ही गए और अपनी सीट ढूंढकर अपना सामान सीट के नीचे रख दिया। ट्रेन के चलने से पहले अभी सभी अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे। कुछ देर बाद टिकट लेकर चेकर आया। उसने सभी की टिकटें देखी। वह यह देख रहे थे कि सभी ठीक सीटों पर बैठे हैं या नहीं। ये यहाँ से तो कोई टिकट के लिए आएगा नहीं, आगे इसमें से हम बढ़ते हैं। इसमें कुछ है नहीं, ये कहानी है। हमको तो मेन फोकस हमारा टिकट के लिए है। चलिए आसपास दोपहर का खाना खाकर कुछ लोग सो गए, पर मुझे नींद नहीं आई। मैं खिड़की से बाहर देखती रही। यहाँ बाहर सूखे भूरे मैदान दिखाई पड़े। कहीं कहीं छोटे गांव भी दिखे। लग रहा था जैसे सभी भाग रहे हैं। पता है, यह ट्रेन इतनी तेज़ी से चलती है कि तो बाहर सड़क की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती है। कुछ समय पहले बहुत गर्मी थी, अब शाम हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है। बाहर आसमान सतरंगी का दिखाई दे रहा है। सूरज जो डूब गया रहा है। मैंने अहमदाबाद में कभी डूबते सूरज पर ध्यान ही नहीं दिया। हम अभी बलसाड़ स्टेशन से निकले हैं। वहाँ ट्रेन 2 ही मिनट के लिए रुकी थी। स्टेशन पर खाने पीने की चीज़ें बेचने वालों का बहुत शोर था। चाय गरम, चाय गरम। एक तरफ से आवाज़ आ रही थी, बटाटा बड़ा, पूरी साग।
दूध ठंडा, दूध लोग प्लेटफार्म पर खाने की चीज़ें खरीद और बेच रहे थे। हमने तो खिड़की से केले और चिक्कू खरीद लिए थे। मैंने साथ बैठे बच्चों से दोस्ती कर ली है। वे हैं सुनील और एन। वे अपनी दादी के घर कोझीकोड जा रहे थे। सुनील ने मुझे कहानी की कुछ किताबें पढ़ने को दी। मैं थोड़ी देर पहले बाथरूम में हाथ मुंह धोने गई थी। वो वहाँ पानी खत्म हो गया था। किसी ने कहा कि अब पानी अगले स्टेशन पर ही भरा जाएगा। तो इस तरह का ये कहानी का सफ़र रहा। और हम ये अध्यापक के लिए जो दिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। ये क्वेश्चन सीटेट के लिए आया है, कई बार आया है। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोझीकोड केरल में है। बच्चों को नक्शे पर गुजरात और केरल दिखाने से उन्हें यह बात समझने में आसानी होगी कि यह सफ़र बहुत लंबा है, लंबा दूरी है यहाँ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ कैसे लोग उठा उठा के सामान ले जा रहे हैं। ट्रेन में साफ़ सफाई के स्टेशन पे बहुत ध्यान है। ये जो ग्रीन और रेड पट्टी है प्लेटफार्म पे दिखाया जाता है। यहाँ देखिए अध्यापक के लिए कुछ वाक्य है यहाँ पे। रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर व ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने के तरीकों पर चर्चा करें। ट्रेन से जाने के लिए टिकट बुक कराया जाता है, तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जो टिकट बुक करने की प्रक्रिया होती है, तो टिकट कैसे बुक होती है, ऑनलाइन होती है, काउंटर पे भी मिलता है। ये सब सारी चर्चाएँ बच्चों के बीच करने के लिए बोला है। इस तरह से आज का ये चैप्टर पार्ट 6 समाप्त होता है। और आप लोग वीडियो में बने रहिए। अगली कक्षा में को भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अगली कक्षा को पढ़ते हैं। दोस्तों आज का अगली कक्षा है 4, जिसमें अगला पाठ हम पढ़ेंगे 7 खिड़की से। खिड़की से आइए देखते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको लास्ट तक देखिएगा, इसलिए कि इसमें से क्वेश्चन सीटेट में आना ही आना है। अब सुबह हो गई है। मैं कल रात बहुत जल्दी सो गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज सुबह जब ट्रेन रुकी तो मेरी आंखें खुली। बाहर प्लेटफार्म पर लगे बोर्ड पर लिखा था मड़गांव। आपा ने बताया कि अब हम गोवा राज्य में हैं। जो बाहर बोर्ड था वहाँ लिखा था मड़गांव। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, मड़गांव जो है वो कहाँ है? गोवा राज्य में है। ठीक है। चलिए हमने स्टेशन पर उतर कर चाय पी और अपनी पानी की बोतलें भी भर ली। फिर ट्रेन फिर चल पड़ी। बाहर का नज़ारा देखने लायक है। चारों तरफ हरियाली है। देखिए कितना बढ़िया हरियाली है। इस पिक में भी दिखाया गया है। मैदानों की लाल मिट्टी में उगे छोटे छोटे पौधे और पेड़ों से ढकी पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। कभी कभी छोटे तालाब दिखाई पड़ते हैं। बहुत दूर पहाड़ियों के बीच पानी दिखाई दे रहा है। मुझे पता नहीं कि वहाँ नदी है या समुद्र। हवा ठंडी है, अहमदाबाद की तरह गर्म नहीं है। देखिए यहाँ इतनी हरियाली है और इतना मौसम ठंडा है कि ये नहीं पता है कि कैसे, मतलब कहाँ से इतना ठंडी हवा आ रही है। ये समुद्र है कि नदी है। चारों तरफ हरियाली, पानी दिखाई दे रहा है। ट्रेन अभी अभी एक रेलवे फाटक से गुजरी। दोनों तरफ फाटक के पार बसों, कारों, ट्रकों, साइकिल, स्कूटर, रिक्शा, बैलगाड़ी, तांगे में बैठे लोग ट्रेन से गुजरने का इंतज़ार करते दिखाई दे। जो ढला होता है, हम लोग कहते हैं ढला है फाटक,
वहाँ जब बंद होगा तो 2-4-5 मिनट के लिए वेट तो करना ही पड़ता है, जब तक ट्रेन जाएगी नहीं, सिग्नल ग्रीन नहीं होगा तब तक कोई वो सिग्नल जब तक वो मिलेगा तो फाटक खुलेगा। कुछ लोग अपनी गाड़ियों के इंजन बंद भी नहीं करते। रेलवे फाटक पर कितना धुआं और कितना ज़्यादा शोर था। मैंने देखा कि कुछ लोग बंद रेलवे फाटक को नीचे से झुक कर भी पार कर रहे थे। कितना खतरनाक है। कभी भी अगर फाटक बंद है तो किसी भी परिस्थिति में झुक के या फाटक के अंदर से नहीं निकलना चाहिए, कभी भी नहीं निकलना चाहिए। जब ढाला खुले, फाटक खुले तब हमको निकलना चाहिए। कभी कभी हमारी ट्रेन दूसरी ट्रेन के बिल्कुल पास से गुजरती है। मैंने और उन्हीं ने डिब्बे गिनने की कई बार कोशिश की, पर दोनों ही ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि हमारा गिनती कभी भी मेल नहीं खाई, गड़बड़ हो कि हो। चलिए आगे देखते हैं, चर्चा करो। कुछ लोग रेलवे फाटक तब भी पार करते हैं जब वो बंद होता है। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? मैं अभी पीछे बताई हूँ, कभी भी फाटक बंद हो तो नहीं पार करना चाहिए किसी भी स्थिति में। 1-8 मिनट लेट हो जाए लेकिन खतरा लेना बहुत ही बड़ा गुनाह है। मैं खिड़की के पास आंखें बंद किए बैठी थी कि अचानक ट्रेन के चलने की आवाज़ बदल गई। खड़खड़ खड़खड़। मैंने आंखें खोली, अंदाज़ा लगाओ मैंने क्या देखा। हमारी ट्रेन नदी के ऊपर बने पुल पर से जा रही थी। खड़खड़ाहट होती है पुल पे, जब कोई आदमी जाता है तो खड़खड़ खड़खड़ डर लगता है। कितना बड़ा था वह पुल। पुल पर से जाते हुए ट्रेन के पहियों की आवाज़ भी कितनी अलग होती है। मैंने खिड़की से नीचे झांका तो मुझे बहुत डर लगा। पटरी के नीचे ज़मीन तो थी ही नहीं, केवल पानी ही पानी था। नदी में कुछ नावें दिखाई दे रही थी और किनारे कुछ मछुआरे। मैंने उन्हें हाथ हिलाकर इशारा किया। पता नहीं ये मुझे देख भी पाए या नहीं। ट्रेन के पुल के साथ साथ दूसरे वाहनों के लिए एक और पुल भी बना हुआ था। वह इस पुल से अलग तरह से बना था। मुझे लगा कि हमारे जैसे पुल के ऊपर से जाने में ज़्यादा मज़ा पिछले कुछ घंटे ही मज़ेदार रहे। नाश्ता करने के बाद मैं ऊपर अपने वर्ष पर लेटकर कॉमिक पढ़ने लगी। बाहर बहुत तेज़ धूप खिली थी। अचानक बिल्कुल अंधेरा हो गया। थोड़ी ठंड भी लगने लगी। मैं बहुत डर गई। कुछ ही देर बाद ट्रेन के अंदर की बत्तियां जल उठी, पर बाहर बिल्कुल घुप अंधेरा था। किसी ने बताया हम सुरंग में से गुजर रहे थे। पहाड़ को काट कर बनी सुरंग। ऐसा लग रहा था जैसे सुरंग खत्म ही नहीं हुई। जैसे अचानक अंधेरा हुआ था वैसे ही पहले की तरह भरपूर रोशनी हो गई। खिड़की से बाहर चमकती धूप, रोशनी और हरियाली थी। ट्रेन सुरंग से बाहर निकल चुकी थी। अप्पा ने बताया कि हम पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गए हैं। तब से अब तक हम 4 और छोटी सुरंगों में से गुजर चुके हैं। अब जब मैं सुरंग के बारे में जान चुकी हूँ मुझे डर नहीं लगता बल्कि मज़ा आता है। यहाँ देखिए, ये ऐसी ट्रिप में कई बार आया है। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें हैं। गोवा से केरल तक का जो रेल का रास्ता है उसमें 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। ठीक ना, इसको ध्यान से देखिएगा। ये सीटिंग में कई बार पूछा गया है। सीटिंग में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोपहर हो गई है। हमने उडुपी स्टेशन से जो गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा था उसे खाया। वहाँ से हमने केले भी खरीद लिए थे। वे थे तो बहुत छोटे छोटे पर बहुत स्वादिष्ट। बाहर का नज़ारा फिर बदल गया। अब हम हरे हरे खेत और बहुत सारे नारियल के पेड़ देख पा रहे हैं। अम्मा ने बताया कि यहाँ चावल की खेती होती है। बाहर सब कुछ अलग दिखाई दे रहा है। यहाँ के गांव और यहाँ बने घर। जानती हो, यहाँ के लोगों का पहनावा भी अहमदाबाद के लोगों से अलग है। ज़्यादातर लोग सफ़ेद या क्रीम रंग की सूती धोती या साड़ियाँ पहनती हैं। अहमदाबाद के हमारे साथ चले हुए बहुत से लोग स्टेशन पर उतर गए। कुछ और लोग भी चढ़े। शाम 6 बजे तक कोझीकोड पहुँचेंगे। सुनील का परिवार वहाँ उतर जाएगा। हमने एक दूसरे का पता ले लिया और अहमदाबाद में मिलने की योजना भी बनाई।
तुम्हें भी सुनील और एन से मिलकर अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रात हो चुकी है, हमने अपना सामान संभालना शुरू कर लिया है। लगभग 3 घंटे में हमारा स्टेशन कोटायम भी आ जाएगा, वहाँ हमें उतरना है। आज रात को हम वलीयम्मा के घर जाएंगे। वहाँ से सुबह बस में बैठकर अम्मू माँ के गांव के लिए रवाना होंगे। सभी बहुत थक गए हैं। आज ट्रेन में हमारा दूसरा दिन खत्म होने को है। बाप रे, कितना लंबा सफ़र तय किया है हमने, पर मज़ा भी बहुत आया। अब मैं लिखना बंद कर रही हूँ। अम्मू माँ के घर पहुँचकर ही फिर डायरी लिखूँगी। डायरी बंद हो जाता है। और यहाँ अध्यापकों के लिए दिया है विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभाग के बारे में जानकारी इकट्ठी करने पर बच्चों की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलीयम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं और अम्मू माँ अपनी माँ की माँ यानी नानी माँ को अम्मू माँ कहते हैं। अब वलीयम्मा जो बड़ी मम्मी होती हैं वो बड़ी मम्मी को अम्मू माँ कहते हैं, वलीयम्मा कहते हैं, और नानी माँ को अम्मू माँ कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है सीक्रेट में, पूछा भी है, एक बार पूछा था, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए आज का ये जो हम लोग का क्लास है वो समाप्त होता है। और आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए। मैं आपसे फिर अगले वीडियो में मिलूँगी। क्लास की अगली पार्ट फिर हाजिर होंगी। तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक शेयर करिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि ऑल वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहे। और जो भी कमियां हैं कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसको सुधारूंगी। और आगे जिस टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं अगले दिन वो वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष हाजिर होंगी। चलिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद।